Hello students and welcome back to the channel once again. In today's video we are going to start a new chapter which is human reproduction. इससे पहले के चैप्टर्स चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बाकी सभी चैप्टर्स की लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, जाकर के उन्हें जरूर देखें. बिकॉज ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ने से पहले आपके दिमाग में रिप्रोडक्शन टर्म क्लियर होना चाहिए. और वो कैसे क्लियर होगा? जब आप पहले के चैप्टर्स को पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ोगे. राइट? जो बच्चे नीट, एम्स, जिपमर 2020 एंड 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें. बिकॉज यहां पर मैं आपके लिए लेकर के आती हूं कंप्लीट एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. क्योंकि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के अंदर 90% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं, लेकिन जो 10% क्वेश्चन है वो आते हैं बाहर से, एग्जामिनर के दिमाग से, वो खुद क्रिएट करते हैं. तो वो क्वेश्चंस आप कैसे कवर करोगे? उनको कवर करने के लिए मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आई हूँ डिटेल्ड नोट्स. तो हम यहाँ पर दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन भी और नोट्स भी. तो हमारा 100% सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा और हम फुल मार्क्स की उम्मीद कर पाएंगे. राइट? सो गाइस, ये लेक्चर नंबर 1 है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है चैप्टर के बारे में. जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स हैं जो आपको नहीं समझ में आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनको पढ़ने से पहले जो टर्म्स हैं हम उनको क्लियर करेंगे, छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे. सो बेसिकली इस लेक्चर के अंदर जो हमारी फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है उसको हम यहाँ पर गेन करने वाले हैं. सो गाइस, अब मैं अनअकैडमी पे भी अवेलेबल हूँ. अगर आप लोगों को और डिटेल में पढ़ना है, डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ नोट्स से पढ़ना है या फिर नोट्स चाहिए, तो आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की. आप जाकर के प्लीज मुझे फॉलो करें, क्योंकि वहां पर एज इन फ्यूचर भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आने वाले हैं जो आपको आपकी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे. नाउ गाइज, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के कोर्सेज अपलोड करती हूँ, लेकिन आप लोगों को फिजिक्स भी चाहिए, बायोलॉजी भी चाहिए, केमिस्ट्री भी चाहिए. तो उसके लिए आप क्या करोगे? कई सारे डेडिकेटेड टीचर्स को आप यहाँ पर तलाश करने वाले हो, तो आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली अनअकैडमी के अपने लर्निंग ऐप में जाइए. उसके बाद यहाँ पर प्लस कोर्सेज का ऑप्शन होगा गाइस, जिसके बहुत सारे फायदे हैं. पहला फायदा तो यहाँ पर यही है कि आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं. ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, जैसा कि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मिलता है, बिल्कुल सेम वही इन्वायरमेंट मिलता है. और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि जो बैचेस हैं, बैचेस में बच्चे बहुत कम हैं. ओके, BATCHES, ठीक है, ये गलत है. बैचेस में ना जो बच्चे हैं ना वो बहुत कम है, तो टीचर जो है आपके ऊपर ध्यान दे पाते हैं. राइट? टीचर्स अगर आपके ऊपर ध्यान दे पाएंगे तो आपके डाउट, डेली जो है डाउट क्लास भी होती है यहाँ पर, तो आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे. तो आपको ना हर एक चीज एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, तो कितनी अच्छी बात है. राइट? तो आपको क्या करना है? प्लस कोर्सेज पे जाना है, देन उसके बाद सब्सक्रिप्शन को ले लेना है. अब सब्सक्रिप्शन जो है यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन होंगे, ये आपको बहुत ज्यादा महंगे पड़ जाएंगे. आप मेरे स्टूडेंट हो, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपका बेनिफिट ही हो. राइट? तो आपको क्या करना है? ये 12 मंथ्स वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ 2000 रुपीज पर मंथ पे करना है. सो आपको फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है. नाउ अगर आप लोगों को ये कोर्स ज्यादा महंगा लग रहा है तो आप क्या करेंगे? मेरा रेफरल कोड एंटर करेंगे, जो कि है सिंह क्रिएशंस एजुकेशन. इसको एंटर करते ही आपको 10% ऑफ मिल जाएगा. देन आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए, और आप पेमेंट करिए और उसके बाद पढ़िए इस पूरे इंडिया के टॉप एजुकेटर से. ओके, और आपका सिलेक्शन जरूर होगा. लेकिन जो बच्चे इतनी हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मैं उनको फोर्स नहीं करूंगी. उनके लिए मेरा ये चैनल डेडिकेटेड है, यहाँ पे वीडियोस रोज आएंगी और इसी तरीके से मैं पढ़ाऊंगी. लेकिन आप लोगों को, जो बच्चे ले सकते हैं, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग जरूर ले. बिकॉज अगर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम निकालना है तो सिर्फ बायोलॉजी से काम नहीं चलेगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स भी पढ़ना होगा. राइट? तो अगर आप एक बार ये सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब मिलेगा, वो भी टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने को. राइट? सो गाइस, चलिए, बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को. नाउ गाइस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है ना, इससे अराउंड 3 से 4 क्वेश्चंस जरूर आएंगे. ओके, सारे क्वेश्चन 100% एनसीईआरटी से होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नीट में, एम्स के लेवल पे अगर हमको पढ़ना है तो हमें थोड़ी सी नॉलेज बाहर से लेनी होगी. सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता क्या है. देखिए, ह्यूमंस के अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस व्हेन अ न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट, जो कि स्पर्म होता है, एंड फीमेल गैमीट, जो कि ओवम होता है. जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं
फर्टिलाइजेशन और उस तरीके को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद जब ये स्पर्म यानी कि मेल गैमीट और ओवम यानी कि फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करे हैं तो इनसे कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा। वो रिजल्ट होता है जाइगोट। क्या होता है? वो रिजल्ट होता है जाइगोट या फिर फर्टिलाइज्ड एग। नाउ जो गैमीट्स हैं, गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, गैमीट्स पहले से तो प्रेजेंट नहीं है, गैमीट्स बनते हैं। मेल के अंदर जो गैमीट्स बनते हैं वो जनरली जो स्पर्म बनता है मेल के अंदर, उसके बनने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्माटोजेनेसिस। ठीक है, ये थोड़ी सी टर्म है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन उसे हम रिवाइज कर रहे हैं, राइट। सो जो गैमीट्स होते हैं ना, अगर मेल के अंदर गैमीट बना है यानी कि स्पर्म बना है तो वो किस प्रोसेस से बनेगा? स्पर्माटोजेनेसिस से बनेगा। नाउ अगर फीमेल के अंदर ओवम बन रहा है, एग बन रहा है, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू बनेगा? oogenesis के थ्रू बनेगा। इस चैप्टर में हम मेल एंड फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम फर्टिलाइजेशन जब हो चुका है उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, एम्ब्रियो किस तरीके से डेवलप होकर एक बेबी बनता है और एट द लास्ट उस बेबी की डिलीवरी होती है जिसको पार्चुरेशन कहा जाता है, राइट। तो ये पूरा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ गाइस, यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जो कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन को यहाँ पर समझा रहे हैं। आप देख लीजिए, आगे एनसीईआरटी भी मैंने ली है, ठीक है, एनसीईआरटी भी एक्सप्लेन करूंगी लेकिन पहले हम ध्यान देते हैं चीजों पे समझने में उनको, राइट। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बता सकते हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। अगर हमें लाइफ को कंटिन्यू करना है, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ठीक है, तो इसलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो जरूरी है। अगर इन जनरल में बात करूं तो सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही नहीं, जो रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस है उसका मेन मोटिव ही यही होता है कि वो लाइफ को कंटिन्यू रख सके। और इसी मोटिव के लिए मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है और फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है और वो सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं जिससे हमें एक ऑफस्प्रिंग मिलता है। क्या मिलता है? ऑफस्प्रिंग बनता है, ठीक है। नाउ अगर ऐसा ना हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो, तो इस अर्थ पे धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म खत्म होने लगेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन का जो मेन पर्पस होता है, रिप्रोडक्शन का जो मेन पर्पस होता है वो है कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। क्लियर है ना? उसके बाद गाइस यहां पर लिखा हुआ है दैट ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। जो अगर हम ह्यूमंस की बात करें कि ह्यूमंस किस तरह के एनिमल्स हैं, तो याद रखिएगा ह्यूमंस में कभी भी आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी नहीं होता है, हमेशा यहां पर कैसा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, तो ह्यूमन हमेशा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है दे आर विविपैरस। अब ये विविपैरस का मतलब क्या है? विविपैरस का मतलब है कि ह्यूमंस जो हैं वो सीधा बच्चे को जन्म देते हैं। दे गिव बर्थ टू यंग वंस। जैसे कि हमने देखा है मुर्गी है, ठीक है, कुछ पंछी हैं, पक्षी हैं, ये सब क्या करते हैं? ये सब अंडे को जन्म देते हैं, उसके बाद उसे कुछ टाइम तक सहते हैं और उसके बाद बच्चा निकल के आता है। लेकिन ह्यूमंस में ऐसा कुछ नहीं होता है, ह्यूमंस सीधा बच्चे को जन्म देते हैं। ओके, नाउ गाइज यहाँ पर अब बच्चे को जन्म देते हैं तो किस तरीके से जन्म देते हैं अब एक बार वो भी देख लेते हैं, राइट। वेट अ सेकेंड, देखो यहां पर हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमंस के अंदर इम्प्लांटेशन होता है। क्या होता है? एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है। आप देखिए क्या है? प्लासेंटा है। ह्यूमंस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लासेंटा प्रेजेंट है। क्लियर? जिससे क्या होगा? जिससे जो फीटस है, जो बेबी है, उसको क्या मिलता रहता है? न्यूट्रिशन मिलता रहता है। नाउ क्या हुआ? फ्यूजन हुआ और क्या बना? जाइगोट बना। जाइगोट बना, जाइगोट से जब जाइगोट डिवाइड करेगा तो बनता है एम्ब्रियो। ये सब चीजें कैसे होती हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो इन जनरल आइडिया है वो आपके पास होना चाहिए। ओके, जाइगोट से क्या बना? एम्ब्रियो बना। उसके बाद एम्ब्रियो अब डेवलप करना चाहता है, एम्ब्रियो को अब डेवलप करना है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना है तो उसे खाने की जरूरत पड़ेगी, राइट। जैसे कि हमने फ्लावर्स के अंदर भी देखा था कि एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए खाने की जरूरत पड़ती है जो कि एंडोस्पर्म के रूप में उसे मिलता है। लेकिन यहां पर खाना कैसे मिलेगा? ह्यूमंस में किस तरीके से उसे खाना मिलेगा? तो ह्यूमंस के अंदर खाना कैसे मिलेगा? जो एम्ब्रियो है वो प्लासेंटा से, किससे? प्लासेंटा से जुड़ा रहेगा, ठीक है। प्लासेंटा की मदद से एम्ब्रियो जो है मदर बॉडी से जुड़ जाएगा और मदर की बॉडी से जुड़ने के बाद जो फीटस है वो उसी से, फीटस मतलब क्या है? फीटस मतलब जो बेबी जो अभी वॉर्म के अंदर है, वो वहां से क्या करता है? फूड को लेता है एंड एट लास्ट जब एम्ब्रियो पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, जब
एम्ब्रियो जो है पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, देन क्या होगा, उसके बाद डिलीवरी हो जाएगी बेबी की, फिर फिर बाहर उस बच्चे को पाला जाता है, बाहर यानी कि उसका पालन पोषण किया जाता है, जैसे कि हर एक बेबी का, ह्यूमंस के बेबी का किया जाता है, राइट। अब देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, दैट द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर स्पेशलाइज्ड सेल नोन एज गैमीट्स। जिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए जिन यूनिट्स का यूज होता है उन्हें कहते हैं गैमीट्स, और वो गैमीट हो सकते हैं मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। जो मेल गैमीट होता है उसको स्पर्माटोजोआ यानी कि स्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल गैमीट होता है उसको ओवा यानी कि ओवम कहते हैं, एग कहते हैं, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एज यू आर अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है, कि ह्यूमंस जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और वो विविपेरस होते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं, ना कि एग्स को। उसके बाद द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, अब यहां पर देखिए ये चीज जानने से पहले, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जानने से पहले एक बार आप ये चीज देखिए, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। देखो ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं उनको हमने कुछ फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स बनते हैं। तो गैमीट्स जब बनेंगे, जिस प्रोसेस से बनेंगे उसको बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। जेनेसिस का मेन मतलब होता है बनना, ठीक है, बनना। अगर स्पर्म बन रहा है तो ये हो जाएगा स्पर्माटोजेनेसिस, स्पर्माटोजेनेसिस। अगर ओवम बन रहा है तो ये हो जाएगा oogenesis। अगर यहाँ पर गैमीट बन रहे हैं तो ये हो गया गैमीटोजेनेसिस। क्लियर है मेरी बात। तो इस तरीके से जेनेसिस वर्ड जो है हम आगे लगा देते हैं। नाउ हमें जो है यहाँ पर हम एक बार नोट्स में देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में, ठीक है, एक एक करके उसके साथ हम मैच करते जाएंगे। सबसे पहले गैमीटोजेनेसिस, यानी कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट बना है। गैमीटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, मेल गैमीट बनेगा जो कि स्पर्म है, फीमेल गैमीट बनेगा जो कि ओवम है। इसका मतलब है कि रिप्रोडक्टिव इवेंट में सबसे पहला इवेंट यही है कि ह्यूमन बॉडी इतनी केपेबल हो कि वो गैमीट का फॉर्मेशन कर सके। मेल जो है वो मेल गैमीट को प्रोड्यूस कर सके, फीमेल जो है वो फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस कर सके, और वो उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो है कि उनके अंदर गैमीट्स बनने चाहिए। देन क्या होगा, देन होगा इंसेमिनेशन। क्या लिखा हुआ है आप देखिए, देखो स्पर्म जो है वो बनता है मेल में और ओवम जो है वो बनते हैं फीमेल में। स्पर्म मेल गैमीट है, मेल गैमीट, और जो ओवम है इट इज फीमेल गैमीट। क्लियर बिल्कुल। उसके बाद देयर विल बी ट्रांसफर, अब स्पर्म बन चुका है, स्पर्म बन चुका है, अब क्या होगा, अब ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, जिसको कहते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब है स्पर्म को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करना। सो यहाँ इंसेमिनेशन में ये जो प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, तो यहाँ पे बात आती है सेक्सुअल इंटरकोर्स की, ठीक है, जिसको हम आम लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्स करना, राइट। सो दैट इज बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स। आप उसको बायोलॉजी की लैंग्वेज में टेक्निकल वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसका तरीका है कि मेल गैमीट स्पर्म को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में रिलीज कर दिया जाए। नाउ टेक्निकल वर्ड क्या है इसका, टेक्निकल वर्ड क्या है, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब स्पर्म को, एक सेकेंड, स्पर्म को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में रिलीज करना। ओके, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप लिख के ले लो, ये आपका 2020 का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, अब स्पर्म जो है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंच चुका है, तो अब वो क्या करेगा, वो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है, लिखा हुआ है ना, देयर विल बी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट विच इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ओके, जो मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है वो आपस में फर्टिलाइज करेंगे और प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। जिनके फर्टिलाइज करने पे ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, एन होता है, हेप्लॉइड होता है, हेप्लॉइड होता है, जब ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं तो बनाते हैं 2n बॉडी, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, ठीक है, डिप्लॉइड बॉडी है जिसको जाइगोट बोलते हैं। तो यही जाइगोट जो है ये रिजल्ट होता है किसका, फर्टिलाइजेशन का। यानी कि जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेंगे, एक दूसरे के साथ वो फ्यूज करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम फर्टिलाइजेशन, जिसका रिजल्ट निकल के आता है जाइगोट। अब आप मुझे बताइए कि जो फर्टिलाइजेशन है,
जो फर्टिलाइजेशन है वो कहां पर होता है? फीमेल की बॉडी में होता है, ये आप जानते हैं। वो कहां होगा? यूट्रस में होगा या फेलोपियन ट्यूब में होगा? बिल्कुल सही। जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी में फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। अब आप मुझसे पूछेंगे ये फेलोपियन ट्यूब क्या है? फीमेल ट्रैक्ट के जिस हिस्से में हम फर्टिलाइजेशन होता हुआ दिखाई पड़ता है हमें, वो होता है फेलोपियन ट्यूब। अब क्या हुआ? अब देखो, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन चुका। अब क्या होगा? अब जाइगोट अपने आप को यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट करता है। क्या करता है? इम्प्लांट करता है। अब आप मुझसे पूछेंगे मैम ये यूट्रस क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। कुछ तो याद होगा ना आपको। आगे हम चीजों को बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे, डायग्राम के साथ पढ़ेंगे, यूट्रस कहां होता है, फेलोपियन ट्यूब कहां होता है। लेकिन गाइज अभी के लिए इतना जानना जरूरी है कि ये जो प्रोसेस इन्होंने बता दिए, इन्होंने प्रोसेस बता दिए, गेमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ये क्या होते हैं, राइट? तो यहां पर अब क्या होगा? इम्प्लांटेशन से पहले जाइगोट अपने आप को डिवाइड करेगा। क्या करेगा? इम्प्लांटेशन से पहले जो ये जाइगोट है ये अपने आप को डिवाइड करेगा। क्लियर है? जब ये अपने आप को डिवाइड करेगा तो डिवाइड करके बनाता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनाता है? ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या चीज है मैम, हमें नहीं समझ में आ रही। देखो, जो ये ब्लास्टोसिस्ट है जनरली इट इज, सिस्ट का मतलब है स्वोलन। क्या है? स्वोलन, यानी कि फूला हुआ। और ब्लास्टो का मतलब है कि इसमें हमें एक कैविटी मिलती है जिसका नाम है ब्लास्टोसील। क्या नाम है? ब्लास्टोसील। क्लियर? यानी जब जाइगोट डिवाइड करेगा, डिवाइड करके वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें एक कैविटी दिखाई पड़ेगी, उस कैविटी को हम बोलेंगे ब्लास्टोसील कैविटी। ये वही चीज बता रही हूं इम्प्लांटेशन होने से पहले। ठीक है? अगर आपका एम्ब्रियो जो है वो यूट्राइन वॉल यानी कि यूट्रस की वॉल से जाकर के क्या होगा? इम्प्लांट होगा, उससे जाकर जुड़ना है, तो जुड़ने के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको बता रही हूँ, राइट? तो मतलब जाइगोट बना, जाइगोट ने डिवाइड किया। अब जाइगोट डिवाइड करके ना मल्टी सेल्ड कंडीशन बना दी। कैसी कंडीशन बना दी? मल्टी सेल्ड कंडीशन बना दी। क्लियर है? क्योंकि जाइगोट जब भी डिवाइड करता है क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है? एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो मल्टी सेल्ड है। मल्टी सेल्ड मतलब बहुत सारे सेल। कितने सेल? 64 सेल। क्लियर है? अब यहां पर 64 सेल्स होंगी। उस 64 सेल्स के अंदर क्या होगा? उसके अंदर होगी ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील कैविटी। ठीक है? इसको इरेज कर देते हैं एक सेकेंड। देखो उसके अंदर होगी, वेट अ सेकेंड, ओके, ब्लास्टोसील कैविटी एंड होगा ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट, ये चीजें लिख लीजिए, एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज होगी जो है एम्ब्रियो ब्लास्ट। क्लियर है मेरी बात? नाउ ये चीजें हैं जो हमको किसके अंदर देखने को मिल रही हैं? इस पर्टिकुलर मल्टी सेल्ड कंडीशन के अंदर। और लास्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा? ब्लास्टोसिस्ट देखने को मिलेगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पूरे स्ट्रक्चर को मिलके बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर है? जो जाकर के यूट्राइन वॉल से क्या हो जाएगा? इम्प्लांट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि जो ये इम्प्लांटेशन है ये फर्टिलाइजेशन के कितने टाइम बाद होता है? ये फर्टिलाइजेशन के 7 डेज के बाद हो जाता है इन जनरल। इन जनरल अगर बात करूं, ये वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन इन जनरल आफ्टर 7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन इट गेट इम्प्लांटेड। अब एक बार जो एम्ब्रियो है वो यूट्राइन वॉल से जुड़ गया तो इस चीज को हमने बोला इम्प्लांटेशन। क्या बोला? इम्प्लांटेशन, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल मतलब जो यूट्रस की वॉल होती है, यूट्राइन वॉल का मतलब जो यूट्रस की वॉल होती है। अब जब वो यूट्रस की वॉल से जाकर के अटैच हो चुका है, अब क्या होगा? इस फेज में शुरुआत हो जाएगी गेस्टेशन पीरियड की। किसकी शुरुआत होगी? गेस्टेशन पीरियड की। इस फेज में क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो होना शुरू हो जाता है। और लगभग ये जो आपकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ये कब तक चलती है? 36 से 38 वीक्स तक नॉर्मली इन जनरल ये चलती है, जिसके अंदर फाइनली जो यूट्रस के अंदर है ना एम्ब्रियो ग्रो करता है और फाइनली एम्ब्रियो पूरा मेच्योर हो जाएगा। 36 से 38 वीक्स लगते हैं, यानी कि 9 महीने, जो हम बोलते हैं ना 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, वही है ये 38 से 38 वीक्स, वही टाइम पीरियड है, राइट? उसके बाद क्या होगा? फाइनली एम्ब्रियो जो है वो पूरा मेच्योर हो जाएगा और उसके अंदर पूरे ऑर्गन्स वगैरह बन चुके हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस हो चुका है। उसके बाद उसको डिलीवर किया जाएगा। डिलीवर करने के लिए पहले लेबर पेन होगा, लेबर पेन शुरू होगा और फीटस को बाहर की ओर इजेक्ट कर दिया जाएगा। सो थ्रू, जब बर्थ कैनाल, किसके थ्रू करते हैं? जब बर्थ कैनाल के थ्रू फीटस को बाहर निकाला जाएगा और
जब ये बाहर निकालने के प्रोसेस को हम कोई नाम देते हैं तो वो नाम है पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी ऑफ बेबी। सो एक चीज अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिए कि ये जो सीक्वेंस बना हुआ है यहाँ पर, इसको एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आप याद रखेंगे, एक बार मेरे साथ वापस से बोलिए। पहले होता है गैमीटोजेनेसिस जिसमें गैमीट्स बनते हैं, देन होता है इंसेमिनेशन जिसमें मेल गैमीट फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर किया जाता है, देन होता है फर्टिलाइजेशन क्योंकि मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंच चुका है तो दोनों का फ्यूजन होगा जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जब जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, अब वो जाइगोट जो है एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और फिर उसको बड़ा होने के लिए, डेवलप होने के लिए उसको खाने की जरूरत पड़ेगी, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, तो वो जाएगा इम्प्लांटेशन में यानी कि यूट्राइन वॉल से, यूट्रस की वॉल से इम्प्लांट होगा। उसके बाद जब वो 36 से 38 वीक्स पूरा लेगा, उस 36 से 38 वीक्स के टाइम को कहते हैं गेस्टेशन पीरियड, जिनमें पूरा का पूरा एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होता है। जब पूरा एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा उसके बाद उसकी होगी डिलीवरी, ठीक है, उसको बोलते हैं पार्चुरेशन पीरियड। क्या इसमें कुछ भी डिफिकल्ट था? नहीं था ना। अगर मैं सिर्फ एनसीईआरटी समझाती तो आपको नहीं समझ में आता है, राइट। सो गाइज यहाँ पर उसके बाद लिखा हुआ है दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल कौन सी थी? यूट्रस वाली वॉल, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। नाउ उसके बाद जब इम्प्लांट हो चुका है, अपना खाना ले लिया है, उसने खाना लेना शुरू कर रहा है फीमेल की बॉडी से, मदर की बॉडी से, देन एम्ब्रियो डेवलप होगा, इसी को बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिस टाइम पीरियड को कहेंगे गेस्टेशन पीरियड। उसके बाद जब पूरा गेस्टेशन पीरियड खत्म हो गया है, एम्ब्रियो पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है, सारे के सारे ऑर्गन्स बन चुके हैं, देन होगी डिलीवरी ऑफ बेबी जिसको हम कहते हैं पार्चुरेशन। उसके बाद यहाँ पर ये जितने भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं हमने यहाँ पर पढ़े हैं, ये सब शुरू कब होंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सब इवेंट्स शुरू कब होते हैं, गैमीट्स कब बनते हैं, इंसेमिनेशन कब होता है, ये सब होता कब है? जनरली हमें जो है एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने नोट्स में मैंने डाला हुआ है कि हमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? वेट अ सेकेंड, हमें ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, क्लियर, हमें ना ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। अब ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि जो मेल और फीमेल हैं उन्हें हम अलग अलग देख सकते हैं, उन्हें हम अलग अलग पहचान सकते हैं। वी कैन डू अ डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल एंड अ फीमेल, हम बता सकते हैं ये मेल है और ये फीमेल है, क्लियर है। नाउ इसके बाद ये चीज तो क्लियर हो गई, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है ये तो आपके दिमाग में अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की वजह से हम मेल और फीमेल को पहचान सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए जो किड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, क्या वो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं? नहीं होते हैं। भले ही हम उन्हें ये देख सकते हैं कि हाँ ये बॉय है और ये गर्ल है, लेकिन वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होते हैं। ये जो सेक्सुअली एक्टिविटी होनी शुरू होती है बॉडी में, ये सब शुरू होगी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। कब शुरू होगी? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। अब ये प्यूबर्टी क्या चीज है? प्यूबर्टी इज अ पीरियड व्हेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट फंक्शनिंग, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बच्चों में भी होते हैं, ठीक है, बॉय में भी है और गर्ल में भी है, लेकिन ये जो बॉय और गर्ल हैं ये सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, इनके अंदर इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। सो प्यूबर्टी क्या है? इट इज द एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। नाउ अब जो मेल्स होते हैं, मेल्स में टेस्टिकल यानी कि टेस्टिस बचपन से ही प्रेजेंट है, फीमेल्स में ओवरी बचपन से ही प्रेजेंट है, लेकिन जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक है ये दोनों क्या है? टेस्टिस और ओवरी, ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो ऑलरेडी शुरुआत से, प्राइमरी मतलब शुरू से ही प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गए। इसके अलावा होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए यहां शुरू कर दें एक बार। द गैमीट्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फॉर्म्ड इन सेपरेट पेयर्ड ऑर्गन मेसोडर्मल ऑरिजिन नोन एज गोनैड्स, ठीक है। अभी हमने जब टेस्टिस और ओवरी की बात की है तो जान लेते हैं टेस्टिस क्या है, ओवरी क्या है। एक बार एक शॉर्ट सा हम नोट्स बना लेते हैं जिससे हमें ये पता रहे कि टेस्टिस क्या है और ओवरी क्या है, ओके। सो ये गोनैड्स क्या है? गोनैड्स जनरली कुछ भी नहीं है। गोनैड्स एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर गैमीट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? गैमीट्स बनते हैं। अब ये गोनैड्स क्या हो सकते हैं आप मुझे बताइए। जो स्पर्म है वो किसके अंदर बनता है? ऑब्वियस सी बात है वो टेस्टिस के अंदर बनता है। तो टेस्टिस क्या हुआ? टेस्टिस गोनैड हुआ जो कि मेल के अंदर होता है। नाउ जो एग है, एग किसके अंदर बनता है? एग बनता है ओवरी के अंदर, क्लियर। तो ओवरी क्या हुई? ओवरी हुई एक गोनैड, ठीक है, फीमेल के अंदर।
ठीक है। तो सो द गोनैड्स दैट प्रोड्यूस मेल गैमीट उसे कहते हैं टेस्टिस। उसके बाद वाइल दोज प्रोड्यूसिंग फीमेल गैमीट या फिर ओवम को जो प्रोड्यूस करते हैं उसे कहते हैं ओवरीज। तो ये फीमेल में ओवरीज गोनैड्स होती हैं और मेल में टेस्टिस गोनैड्स होते हैं, और इन्हीं गोनैड्स को हम क्या कहते हैं, इन्हीं गोनैड्स को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ठीक है। सो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑर्गन्स एंड द अदर बॉडी कंपोनेंट्स व्हिच टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कैसा सेट है, ये देखो कोई भी एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है इसका मतलब वो इंटरडिपेंडेंट है, कनेक्टेड है, राइट। उसके बाद वो किस में पार्ट लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। जो ह्यूमन मेल्स हैं और ह्यूमन फीमेल्स हैं उन दोनों के ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। वो कैसे बने हुए होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन। दो तरह के सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। ह्यूमन मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर देयर आर डिफरेंशिएबल फ्रॉम ईच अदर बाय अ नंबर ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड्स, जिनको कहते हैं एक्सेसरी कैरेक्टर्स या फिर एक्सटर्नल कैरेक्टर। इस लाइन का मतलब क्या है, देखो हम मेल को और फीमेल को अलग अलग डिफरेंशिएट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमें बाहर से मॉर्फोलॉजिकली बाहर से देखने में वो दोनों अलग अलग लगते हैं। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं एक्सेसरी कैरेक्टर्स। क्लियर। नाउ इंडिया के अंदर जो प्यूबर्टी है, अभी हम प्यूबर्टी की बात कर रहे थे ना, सो जो प्यूबर्टी की एज होती है वो मेल के अंदर होती है 13 से 16 ईयर्स ऑफ एज और फीमेल के अंदर होती है अराउंड 12 से 13 ईयर्स ऑफ एज। क्लियर है। ओके। सो नाउ उसके बाद अभी हमने बात की कि जो सेकेंडरी प्राइमरी ये सब क्या होते हैं, राइट। सो गाइज एक बार ना जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर दो सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस गैमीट्स। ये कौन से होते हैं, ये बेसिकली वो ऑर्गन होते हैं जो गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं और इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं गोनैड्स। अभी हमने पढ़ा, राइट। सो गोनैड्स क्या करते हैं, गोनैड्स के पास कुछ ऐसे जर्मिनल सेल्स होते हैं जो डिवाइड करेंगे और मैच्योर हो जाएंगे इनटू गैमीट्स। ठीक है, वो जो जर्मिनल सेल जो गोनैड्स के पास प्रेजेंट हैं वो आगे डिवाइड करते हैं और मैच्योर होके क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या बनाते हैं, गैमीट्स को बनाते हैं। मेल्स के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस जो कि स्पर्म को बनाएगा, और फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरीज जो कि क्या बनाएंगी, एग को बनाएंगी। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब इसके अलावा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का और भी काम होता है, वो क्या होता है, दैट दे ऑल्सो प्रोड्यूस स्टेरॉइड हार्मोन। क्लियर। ये क्या करते हैं, साथ में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का एक और काम होता है कि ये सेक्स हार्मोन को रिलीज करते हैं। वो कौन सा है, स्टेरॉइड हार्मोन, विच इज एसेंशियल फॉर द रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, एज वेल एज ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, पूरी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए भी उतने ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, दीज आर दोज ऑर्गन, ये वो ऑर्गन होते हैं विच परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, दीज आर द अदर एसोसिएटेड सेक्स ऑर्गन, ग्लैंड्स एंड डक्ट्स। ये सब क्या है, आप मुझे बताइए, क्या डक्ट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, नहीं करेगा। क्या ग्लैंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगी, नहीं करेंगी। ठीक है, ये सेक्स ऑर्गन्स जो है क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, देखो मेरी बात सुनना कि प्राइमरी और सेकेंडरी में मेन डिफरेंस ये है कि प्राइमरी जो है वो मेन बात है वो गैमीट्स को बनाते हैं। क्लियर, वो गैमीट्स को बनाते हैं इसलिए उन्हें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। अब गैमीट्स नहीं बनेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। ओके, गैमीट्स बनाने का काम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का है। अब ये बन गए, इनको बनने के बाद एक दूसरे से मिलाएगा कौन, ठीक है, मेल गैमीट को फीमेल गैमीट से मिलाएगा कौन, वो होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की वजह से। ठीक है, तो आगे का गैमीट्स बनने के बाद आगे का जितना भी प्रोसेस होता है वो करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है ना, तो ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है ये किसी भी तरीके के गैमीट्स को नहीं बनाते हैं, हॉर्मोन्स को नहीं बनाते हैं, बट दे आर एसेंशियल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसलिए इन्हें कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद ह्यूमन मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, दीज आर वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस, सब पढ़ेंगे एपिडाइडमिस क्या होते हैं, वासा एफ्रेंशिया क्या होते हैं, जब डायग्राम पढ़ेंगे ना तब हम इस हर एक चीज को देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये चीजें आप जरूर लिख लेना क्योंकि एग्जामिनर बोल सकता है कि आप मुझे बताइए, 4 ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे इनमें से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है या फिर इनमें से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, राइट। तो वो एक क्वेश्चन बन जाता है जो आप लोग हो सकता है फिर कंफ्यूज हो जाओ। तो अभी आप लोग लिख लो कि जो
गैमीट्स को बनाएंगे वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और जो रिप्रोडक्शन में मदद करेंगे वो होंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पर कौन से होते हैं? वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट, सेमाइनल वेसिकल, काउपर्स ग्लैंड, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द पेनिस। क्लियर? टेस्टिस को छोड़ के बाकी जितने भी ये जो ऑर्गन्स थे ये सब क्या है? ये सभी यहाँ पर है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जो किस में हेल्प करते हैं? जो हेल्प करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नाउ अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो होते हैं फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, बार्थोलिन्स ग्लैंड एंड द मेमरी ग्लैंड। ये सब क्या है? ये सभी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ द कैरेक्टर्स विच डिस्टिंग्विश, वो कैरेक्टर्स, ये तो थे ऑर्गन्स, अब वो कैरेक्टर्स जो मेल को फीमेल से एक्सटर्नली डिफरेंशिएट करते हैं, एक्सटर्नली उन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं, उन्हें कहते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। अब ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर क्या होते हैं? ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये प्यूबर्टी के टाइम पे अपीयर होना शुरू होती हैं, जैसे कि लड़कों की दाढ़ी आना, बियर्ड डेवलपमेंट होना, लो पिच वॉइस हो जाना, और गर्ल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, राइट, हाई पिच वॉइस हो जाना। तो एक्चुअली में देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस, जैसे कि प्यूबिक हेयर आने लगते हैं, एक्सिलरी हेयर्स जो आर्म्स वाले हेयर्स हैं वो आने लगते हैं। ये जो छोटे छोटे चेंजेस हैं इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। क्लियर है? ये सब शुरू होते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। और अभी आपको बताया कि इंडिया के अंदर जो प्यूबर्टी की एज है मेल में वो 13 से 16 है और फीमेल में 12 से 13 है। उसके बाद ह्यूमन बीइंग्स शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। इसका मतलब कि हम उन्हें पहचान सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब यही होता है। ओके, नाउ ये चीजें हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं वापस से एनसीईआरटी पे कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ऑकर आफ्टर प्यूबर्टी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्यूबर्टी के बाद होते हैं ये सभी जो हमारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ये प्यूबर्टी के बाद होते हैं। अब आप मुझे बताइए कि प्यूबर्टी के दौरान कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? ठीक है, प्यूबर्टी क्यों आती है? मेल में फीमेल में प्यूबर्टी की कंडीशन क्यों आई? क्योंकि बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि अगर मैं मेल्स की बात करूं तो मेल्स में वो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। और जो फीमेल्स हैं फीमेल्स में वो है क्या? बिल्कुल सही, ओस्ट्रोजन। एक सेकेंड, एस्ट्रोजन। क्लियर है? बिल्कुल राइट। तो ये दोनों हॉर्मोन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का रीजन है ये मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में एस्ट्रोजन। अब ऐसा कहा जाता है कि मेल और फीमेल में, अब देखो आप जान चुके हो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन अलग है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स अलग है। ऑर्गन का मतलब जो वासा एफ्रेंशिया वगैरह मेल में हमें देखने को मिला, पेनिस वगैरह, राइट। फीमेल में हमें अलग फेलोपियन ट्यूब वगैरह देखने को मिले जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, गैमीट्स नहीं बनाएंगे, वो होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर क्या होते हैं कि लड़कों की दाढ़ी आ जाती है, बियर्ड डेवलपमेंट, ये सब। ठीक है, लड़कियों की ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, ये सब आते हैं कैरेक्टर्स में। तो कभी कंफ्यूज मत होना ऑर्गन्स में और कैरेक्टर्स में, राइट। सो उसके बाद लिखा हुआ है देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड द फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल में दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में, मेन है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में काफी ऐसे रिमार्केबल डिफरेंसेस हैं, यानी कि हमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिले। वो क्या है? फॉर एग्जांपल जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है इट कंटिन्यूज इवन इन मेल। ठीक है, ओल्ड मेल जो होते हैं उनके अंदर हमें लॉन्ग टाइम तक भी क्या देखने को मिलता है? स्पर्म का फॉर्मेशन। मेल और फीमेल में जो ये डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस है कि मेल के अंदर जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो लंबे समय तक चलता है। मतलब एक ओल्ड एज का मेल भी फादर बन सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब एक ओल्ड एज का पर्सन जो है वो फादर बन सकता है, मतलब मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन, वेट अ सेकेंड, जो मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन है इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्लियर है? नाउ उसके बाद ये बात अलग है कि ओल्ड एज में जो मेल है मे बी वो केपेबल ना हो इंटरकोर्स करने के, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, उनकी बॉडी में स्पर्म बनते जाते हैं। लेकिन फीमेल के अंदर एट द एज ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, that in the female but formation of ovum ceases in women around the age of
50 ईयर्स। फीमेल के अंदर एट द एज ऑफ 50 ईयर्स जो मेनोपॉज की कंडीशन है वो आ जाती है। मेनोपॉज का मतलब ये चीज आप लिख लीजिए, जो मिनार्ची है इसका मतलब होता है बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल लिख लीजिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये हो गई मिनार्क। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं जो मीनोपॉज है, जो मैंने अभी आपको बोला, अभी इसका नाम लिया कि मीनोपॉज क्या होता है, इट इज स्टॉप या फिर एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं चल रही है तो एग कैसे बनेगा, ओवरी जो है वो एग कैसे बनाएगी। इसका मतलब जो फीमेल्स हैं उनमें एट द एज ऑफ अराउंड 50 इयर्स मीनोपॉज की कंडीशन आती है। मीनोपॉज का मतलब है ओवरी जो है, ओवरी हैव स्टॉप्ड फंक्शनिंग, अब ओवम रिलीज नहीं होगा। ठीक है ना, अब ओवम रिलीज होना बंद हो जाता है यहाँ पे। तो फीमेल्स का एक रिप्रोडक्टिव एज होता है जो स्टॉप भी होता है, लेकिन मेल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूस हो रहा है, उनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है लंबे समय तक। राइट, एक ओल्ड एज के पर्सन में भी स्पर्म बन रहे हैं, लेकिन फीमेल्स के अंदर एट द एज ऑफ 50 मीनोपॉज की कंडीशन आ जाती है, देन उनकी बॉडी में एग्स नहीं बनते हैं और वो क्या नहीं कर पाएंगी, वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगी। क्लियर है? सो आई होप ये जो एक इतना सा पेज था ना, मैं जानती हूँ इस इतने से चीज को समझाने में बहुत ज्यादा टाइम गया है, लेकिन गाइस ट्रस्ट मी, इसको समझाना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था जितना इस पूरे चैप्टर को समझाना है, क्योंकि एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसको ह्यूमन फिजियोलॉजी से अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है उनके ऑर्डर्स हैं कि जो ये हमारे एग्जाम्स होते हैं नीट एंड ऑल, इनके अंदर या फिर आपका बोर्ड एग्जाम हुआ, इसके अंदर इस चैप्टर से अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आए, ताकि बच्चों में अवेयरनेस हो, बच्चों को पता हो कि सेफ सेक्स एक्टिविटी क्या होती है, किस तरीके से सेफ सेक्स होता है, या फिर इन चीजों की जो डिसएडवांटेज है वो सब उन्हें समझ में आए। राइट, तो सेक्स एजुकेशन बच्चों को देना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही इसी चैप्टर की वजह से गवर्नमेंट वही देने की कोशिश कर रही है। तो एग्जामिनर के दिमाग में भी होता है कि हाँ, इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन उन्हें जरूर डालने हैं, तो इस चैप्टर को ब्रीफ में पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वही मैंने ट्राई किया कि नोट्स और जो आपकी एनसीईआरटी है उसको अच्छे से समझाया जाए। आगे वाले जो लेक्चर्स है उनमें इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर हम कई चीजें रिपीट करने वाले हैं जो हमने आज के लेक्चर में पढ़ी है, बस थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। राइट, तो आज जो मेन जो टर्म्स थे, आई होप वो सारे क्लियर हो गए हो, अब आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। सो गाइस, ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और गाइस प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक दे दी है, जाकर के आप मुझे फॉलो जरूर करें। उसके अलावा आप लोग प्लस कोर्सेज को भी जरूर देखें, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है ये प्लस कोर्सेज आपके लिए। अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हो, आप सच में बनना चाहते हो एक डॉक्टर, तो आपको अभी से सीरियस होना होगा। और देखिए, YouTube पे क्या होता है कि वीडियोस आती हैं, मैं डेली अपलोड करूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है, लेकिन अगर आप लोग सिर्फ बायोलॉजी के अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हो और बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो, टॉप एजुकेटर्स से पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग जाकर के अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को बाय कर सकते हो। अगर आप अभी बाय नहीं करना चाहते हो तो आप लोग जाकर के वहां पे फ्री क्लासेस देख सकते हो, जो कि स्पेशल क्लासेस है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जो आपको वहां पर फ्री में भी पढ़ा रहे हैं, मैं भी वहां पे आपको पढ़ा रही हूँ, तो जाकर के देखें और इस बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म का बेनिफिट उठाएं। ओके, सो गाइस, विद दैट said, thank you so much, have a good day, bye bye।